10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लास्ट टाइम पेज नंबर 5 तक कवर हुआ था और हम लोगों ने सर्विस टैक्स के बारे में जाना था कि क्यों आया और कैसे आया। पक्की बात है ना। आज हम लोग देखेंगे सर्विस टैक्स के यूनिट को, मीन्स सर्विस टैक्स है क्या, मीन्स सर्विस किसे कहेंगे और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, सर्विस को डिफाइन क्या किया है। जो हमारा पुराना फाइनेंस एक्ट 1994 के हिसाब से जब हम लोग सेलेक्टिव अप्रोच यूज़ करते थे तो उस समय सर्विस को कहीं डिफाइन नहीं किया गया था। वहाँ पर हर एक सर्विस को पिक करते समय डिफाइन किया गया था। बात समझना कि अगर हम ब्यूटी पार्लर सर्विसेज को पिक कर रहे थे तो ब्यूटी पार्लर का मतलब क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी, कौन कौन सी सर्विसेज नहीं आएंगी। जिम को अगर हम लोग यूज़ कर रहे थे तो जिम में कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी, कौन कौन सी सर्विसेज नहीं आएंगी। इस तरह की चीज़ों को, मंडप कीपर में कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी और कौन कौन सी सर्विसेज नहीं आएंगी। सर्विस का मतलब क्या होता था, हर एक सर्विस को डिफाइन करना पड़ता था। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कौन कौन सा सर्विस सेक्टर में आएगा और कौन कौन सा सर्विस सेक्टर में नहीं आएगा, उसको डिफाइन किया जाता था। लेकिन अब जब से ये कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच यूज़ हुआ है तो अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम सर्विसेज को क्या करें, डिफाइन करें, ताकि सर्विस टैक्स इम्पोज किया जा सके। देखें सेक्शन 64 एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्या कि फाइनेंस एक्ट 94, अब तक हम लोग बोलते थे दिस इज इनकम टैक्स एक्ट, दिस इज सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेक्शन 1 में डिफाइंड है। लेकिन सेक्शन 64 ने कोई एक्ट बनाया ही नहीं। ये फाइनेंस एक्ट 94 से ही गवर्न होता है और लिखा है फाइनेंस एक्ट 94 केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 94। अच्छी बात है। एंड इट अप्लाइज होल ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और नीचे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है और मैंने उनके रीजंस आप लोगों को पहले ही डिफाइन कर रखे हैं लास्ट क्लास में। अब हमें नहीं लगता कि इसको मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है। अगर कोई जम्मू कश्मीर का बंदा दिल्ली के बंदे को सर्विसेज देता है तो क्या वहाँ पर सर्विस टैक्स चार्ज होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। नहीं, हाँ, क्योंकि वहाँ दिल्ली के बंदे को अपनी जेब से पैसा देना है तो वहाँ पर सर्विस टैक्स लगेगा। दिल्ली के बंदे ने जम्मू कश्मीर के बंदे को सर्विसेज दी तो क्या वहाँ सर्विस टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि जेब से पैसा किसका निकलता? जम्मू एंड कश्मीर से, तो वहाँ पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। लेवी ऑफ सर्विस टैक्स, इंडिया का मीनिंग है न केवल ज़मीन को मत देख कर चलो, ज़मीन के साथ साथ समुद्र को भी ले लो और एयर को भी ले लो। तीनों चीज़ों को शामिल किया गया है। क्या शामिल किया? इंडिया मीन्स, आज पहली बार तुम लोग इंडिया को डिफाइन करने जा रहे हो। इंडिया का मतलब क्या है? हिंदुस्तान का मतलब है दैट टेरिटरी ऑफ द यूनियन रेफर्ड इन क्लॉजेस 2 and 3 ऑफ द आर्टिकल फलाना एंड डिमाका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में जिस तरह से डिफाइन किया गया वो इंडिया का मतलब है। और इट्स टेरिटोरियल वाटर, जो हमारा वाटर है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और एनी अदर मैरीटाइम जोन है, उसको भी हम शामिल करेंगे अपने इंडिया में। इसके साथ ही सी बेड एंड द सब सॉइल अंडरलाइंग द टेरिटोरियल वाटर, उस पानी के नीचे जो हमारा जमीन है उसको भी हम शामिल करेंगे इंडिया में। और द एयर स्पेस अबाउट इट्स टेरिटरी, और इन सब के ऊपर जो आसमान है वो भी हिंदुस्तान का ही है। तो हिंदुस्तान का मतलब केवल धरती नहीं, जो हिंदुस्तान का एरिया तुम लोग देखते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, हिंदुस्तान का मतलब वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, सी बेड, सब सॉइल और उसके नीचे की ज़मीन और साथ ही एयर स्पेस। ये सारी चीज़ें किस में शामिल हैं? इंडिया में। क्लियर? डेफिनीशन ऑफ सर्विस, मैंने बताया था सेक्शन 64 क्या बताता है, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, और सेक्शन 65 सेक्शन 2 का काम करेगा, यानी डेफिनीशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? डेफिनीशन। किस चीज़ की डेफिनीशन देगा? ये सर्विसेज की डेफिनीशन देगा। फर्स्ट टाइम तुम लोग देखने जा रहे हो सर्विस की डेफिनीशन, और मैंने इसमें साफ साफ लिखा है कि पहले वाले में सर्विस को डिफाइन नहीं किया गया था जब तक सेलेक्टिव अप्रोच था। जब से कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच आया है सर्विस की डेफिनीशन को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब हम सर्विसेज पर टैक्स लगाते हैं। तो सर्विस मीन्स सर्विस का मतलब क्या है,
एनी एक्टिविटी। अच्छा, सर्विस का मतलब कोई भी एक्टिविटी। सर एक्टिविटी का मतलब क्या? पेज नंबर 8। सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी, और एक्टिविटी का मतलब क्या? एक्टिविटी मीन्स an act done, a work done, a deed done, operation carried out. A work done, an act done, operation carried out, a work done. Execution of an act. अच्छा, प्रोविजन ऑफ अ फैसिलिटी। कोई भी आप वर्क करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, एक्ट करते हैं, किसी चीज़ को एक्शन में लेना, एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, कोई एग्जीक्यूशन करते हैं, कोई फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, और कोई ऑपरेशन कैरिड आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हैं। लेकिन इन एक्टिविटीज़ को कहीं भी सर्विस टैक्स में, फाइनेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। ये एक नॉर्मल कॉनोटेशन है, नॉर्मल चीज़ है जिसको आपको बताया गया है। एक्टिविटी मतलब क्या? इसको ये मत लिख देना कि अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 1994 द एक्टिविटी हैज़ बीन डिफाइंड एंड द एक्टिविटी मीन्स एन एक्ट डन, वर्क डन, अ डीड डन, एन एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नॉट एट ऑल। फाइनेंस एक्ट ने इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया। अंडरलाइन जरूर कर लेना। इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन फाइनेंस एक्ट 94। गलती से भी कहीं इसको एग्जाम में एज पर फाइनेंस एक्ट ना लिख देना। चलो वापस आते हैं पेज नंबर जहाँ पे हम लोगों ने अभी छोड़ा। एक्टिविटी सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी। अब एक्टिविटी का तो मतलब पता चल गया, कोई काम करना, कोई वर्क करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना, किसी प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, ये सब क्या है? एक्टिविटी। तो सर्विसेज मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन होना चाहिए। बिना कंसिडरेशन के एक्टिविटी बेकार है। हम नाच रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा, क्या है ये? बेकार की चीज़ है कि नहीं? कंसिडरेशन होना चाहिए एक्टिविटी के साथ। अगर एक्टिविटी है, कंसीडरेशन नहीं है, तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। कंसीडरेशन है, एक्टिविटी नहीं है, तो भी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। एक्टिविटी है और कंसीडरेशन है तो सर्विस टैक्स चार्ज होगा। केवल इतने से ही नहीं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम एक एक चीज़ को डिफाइन करेंगे। कंसीडरेशन, सर कंसीडरेशन यहाँ के हिसाब से ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखा जाएगा। कंसीडरेशन, एनी एक्टिविटी, सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन कैरिड आउट बाय अ पर्सन फॉर अनदर। कोई आदमी अपने को सर्विसेज नहीं दे सकता। कैरिड आउट बाय वन पर्सन फॉर अनदर, एक ने दूसरे को, दूसरे ने पहले को, दूसरे ने तीसरे को सर्विसेज दी, इन दैट केस सर्विस टैक्स वुड बी इम्पोज्ड। मैं अपने आप को सर्विसेज दूं वो पॉसिबल, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है भैया, इसमें भी कुछ ना कुछ आएगा लोचा कि हम अपने आप को सर्विसेज देंगे तो भी सर्विस टैक्स लगेगा। जैसा तुम लोगों ने पहले भी देखा है, हम अपने आप को माल बेचेंगे तो भी टैक्स लगता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी, उसके मेंबर और वो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अलग अलग नहीं माने जाते, एक माना जाता है। और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी जब अपने मेंबर्स को कोई सामान बेचता है तो भी हम उसको सेल ही मानते हैं, भले ही उसने अपने आप को ही सामान बेचा हो। याद आया? फिलहाल उसको छोड़ देते हैं, हम यहाँ की बात करते हैं। एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन कैरिड आउट बाय अ पर्सन फॉर अनदर एंड इंक्लूड्स अ डिक्लेयर्ड सर्विस। जिस तरह सेंट्रल सेल्स टैक्स में एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड गुड्स हैविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस सेक्शन 14 बताया था ना सेक्शन CST में, उसी तरह यहाँ पर भी क्या है? एंड इंक्लूड्स, बोलो, डिक्लेयर्ड गुड्स। अब हमें सर जी याद हो गया, आपने क्या बताया? सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन कैरिड आउट बाय अ पर्सन फॉर अनदर एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विसेज। अरे सर हो तो गया, हो गया।
सर्विस को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन कैरिड आउट बाय एनी पर्सन फॉर अनदर एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विसेज। क्लियर? नहीं, पक्की बात है। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ों को हटाया गया है, बट डजन इंक्लूड्स, बट डज नॉट इंक्लूड। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विसेज को हटाया गया है। अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी हैं वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। सैलरी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। साफ साफ हटाया गया है। बोल दो। पहला, एन एक्टिविटी विच कंस्टिट्यूट मेयरली अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने कहा ये लो मैं पेन बेच रहा हूं, पेन बेचने में भी एक सर्विस है। बोलो, मैंने पेन किसी से खरीदी और बेची, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विस। विदाउट सर्विस इट कैन नॉट बी सर्व्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इट इज गोइंग टू बी हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट इट इज अ सेल, इट इज नॉट अ सर्विस, इट इज अ प्योर सेल। ईदर इट इज अ सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल एसेट्स। तो इसको हम सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं रखेंगे। यहां पर मेन फंक्शन हमारा सर्विस देना नहीं था, सेल करना था। क्लियर हुआ? तो एक्सक्लूड किया गया एनी एक्टिविटी विच कंस्टिट्यूट्स मेयरली अ ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सेल, गिफ्ट और एनी अदर मैनर, और सच ट्रांसफर, डिलीवरी और सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज डीम्ड टू बी सेल विद इन द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सेल और डीम्ड सेल, सेल और डीम्ड सेल, सेल और डीम्ड सेल, दोनों सेल है बेटा, उसको सर्विस टैक्स के दायरे में ना ले आओ। तीसरा, ट्रांजैक्शन इन मनी और एक्शनेबल क्लेम, और ट्रांजैक्शन इन मनी और एक्शनेबल क्लेम। ये लो 500 रुपये, 100 के छुट्टे करा लाओ। तो तुम 500 का नोट ले जाओगे और कितना ले आओगे? 500, लेकिन 100 में कन्वर्ट करवा पर। सर्विस है या नहीं? लेकिन ट्रांजैक्शन इन मनी है। ना तो तुम कभी प्रूफ करवा पाओगे हमसे और ना कभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि ऐसी सर्विसेज कभी दी भी गई थी और ली भी गई थी। ये लो 100 रुपया एक एक का सिक्का दे दो, ये लो एक एक का सिक्का 100 का नोट दे दो। क्या कोई प्रूफ कर पाएगा कि ये एक एक का सिक्का कहाँ से आया और क्यों आया, सर्विस दी या सर्विस नहीं दी? पॉसिबल? तो ट्रांजैक्शन, लोन दिया तुमने, मैंने लोन दिया, है सर्विस, बट इसको सर्विस की कैटेगरी में नहीं रखा। ट्रांजैक्शन इन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम इज नॉट अ सर्विस। ट्रांजैक्शन इन मनी और एक्शनेबल क्लेम इज नॉट अ सर्विस। तो सर जी आपने अब तक जो समझाया उसके हिसाब से सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन कैरिड आउट बाय वन पर्सन टू अनदर एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड गुड्स बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला, सेल, डीम्ड सेल, दोनों सर्विस में नहीं आएगा। तीसरा, ट्रांजैक्शन इन मनी और एक्शनेबल क्लेम, वो भी सर्विस में नहीं आएगा। और सर आपने तो बता ही दिया कि अगर एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है तो वो भी सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। और अगर कोई कोर्ट फीस लेता है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल फीस चार्ज करता है, तो वो भी सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। अब जाकर हमारी डेफिनेशन सर्विस की खत्म हुई। क्या क्या बताया सर? सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन कैरिड आउट बाय वन पर्सन फॉर अनदर एंड इंक्लूड्स डिक्लेयर्ड सर्विसेज बट डज नॉट इंक्लूड व्हाट? पहला कि सेल, डीम्ड सेल, ट्रांजैक्शन इन मनी और एक्शनेबल क्लेम, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर को सर्विस दे दो या फी चार्ज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। हो तो गया। ये है सर्विस की कंप्लीट डेफिनेशन। नहीं समझ में आई? नहीं? पक्का? अब उसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशंस में दी हुई हैं, हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले, हिंट देते जाएंगे, चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। पहला एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया है कि एमपी, मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी, ये लोग एम्प्लॉयज़ नहीं होते, ये लोग एम्प्लॉयज़ नहीं होते लेकिन सर्विसेज तो देते हैं। तो क्या इनकी सर्विसेज को हम सर्विस टैक्स के दायरे में रखें? बिल्कुल नहीं।
वही एक्सप्लेन करके समझाया गया है बेटा। एक नॉर्मल आदमी जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप रखता है तो उसको तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन एम्प्लॉय की हैसियत से ये लोग काम करते हैं। एम्प्लॉय, लेकिन एम्प्लॉय नहीं माना जाता, ऑफिसर माना जाता है। या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या एम्प्लॉय होते हैं? सेवादारी होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, जन सेवक होते हैं, उनको सैलरी मिलती है। तो क्या उनको हटा दें, सर्विस टैक्स लगा दिया जाए ना? तो MP, MLA, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटी, इनको हम क्या मानेंगे? सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं लाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, एक्सप्लेन किया गया है। द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय MP, MLA, member of panchayat, member of municipalities and member of other local authorities who received any consideration in performing the functions of that office as such member or the duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the constitution in that capacity। अगर कोई बंदा संविधान की किसी आर्टिकल या संविधान के तहत कोई पद होल्ड किए हुए है और उसको उसकी पोस्ट के बदले कुछ मिल रहा है कंसीडरेशन, तो वो भी सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। बस इतना समझ लो, जिस जिसको सैलरी मिलती है उन सबको हटा दिया गया। अब चाहे गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पोस्ट को होल्ड करे, गवर्नर हो गया है कि नहीं, फॉरेन एम्बेसी का बंदा हो गया, राजदूत हो गया, ये सब क्या है? होल्ड करते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। बोलते क्यों नहीं? इनको भले ही सैलरी मिलती है लेकिन वो हमारा क्या नहीं माना जाएगा? सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। जबकि हमने ऊपर केवल हटाया था एम्प्लॉय की सर्विसेज को, तो इनको भी हटाया गया है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, ट्रांजैक्शन इन मनी, अंडरलाइन कर लेना, ट्रांजैक्शन इन मनी shall not include any activity relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one currency or denomination to another form currency or denomination। ये लो 1-1 रुपए, 100 रुपए दे दो नोट, 50-50 के 2 नोट दे दो, 100 रुपए लो, 10-10 के 10 नोट दे दो ना भैया ना। डिनोमिनेशन का मतलब ये होता है 10-10 के डिनोमिनेशन में, चलो हमको 100 के डिनोमिनेशन में पैसा दे दो, पक्की बात है ना? वो पॉसिबल, उसको हम क्या नहीं मानेंगे? सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इन मनी होता है। वो क्या होता है? ट्रांजैक्शन, लोन देना और लोन लेना भी ट्रांजैक्शन इन मनी होता है। बात समझ में आई? बोलो भाई। अच्छा, एक्सप्लेनेशन 3, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ पर्सन एज द केस में बी एंड मेंबर देयरऑफ शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टेंस नहीं, डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी तो बता दिया तुम लोग को थोड़ी देर पहले, नहीं बताया? बताया तो कि एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अगर अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे तो सर्विस टैक्स के दायरे में आएगा। भले ही उनको एक ही माना जाता है, मेंबर्स और उस अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी को क्या माना जाता है? एक ही माना जाता है, लेकिन सर्विस टैक्स के लिए दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। सेम यही चीज़ CST में भी थी, सेम यही चीज़ CST में भी थी। बोलो। An establishment of a person in a taxable territory and any of his other establishment in a non-taxable territory shall be treated as establishment and distinct person। बता दिया है, तुम लोग को मालूम है। एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या होता है? जम्मू कश्मीर। एक टैक्सेबल टेरिटरी क्या होता है? अदर देन जम्मू एंड कश्मीर। एक टैक्सेबल टेरिटरी क्या होता है? अदर देन जम्मू एंड कश्मीर। और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या होगा? विदेश। क्या होगा? फॉरेन। Establishment of a person in the taxable territory and any of his other establishment in a non-taxable territory shall be treated as establishment of a distinct person। मान लिया जाएगा कि एक ही आदमी की 2 अलग अलग शाखाएं हैं, एक पर सर्विस टैक्स लगेगा और एक पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? मैं यहां भी पढ़ा रहा हूं, दिल्ली में भी पढ़ा रहा हूं। दोनों केसेस में हमको 2 ब्रांचेस की सर्विस टैक्स देनी पड़ेंगी या 1? 2 या 1? और 10 जगह अगर हो जाए मेरी ब्रांचेस तो 10। प्रीमाइसेस वाइज माना जाता है। क्या माना जाता है? लिखा है अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस थ्रू अ ब्रांच एजेंसी और representational office in any territory shall be treated as having an establishment in that territory। अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग ब्रांचेस मानी जाएंगी।
अगर 10 जगह ब्रांचेस हैं तो 10 टेरिटरी मानी जाएंगी मेरी, और उस टेरिटरी के लिए मैं टैक्सेबल रहूँगा, उसको एक नहीं बोल सकते। व्हाट इज़ एन एक्टिविटी, बता दिया कि नहीं बता दिया? नहीं बताया, बता दिया। व्हाट इज़ कंसिडरेशन, मैंने कहा ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से क्या मुझे पढ़ाना चाहिए? अगर एक प्रॉमिसर प्रॉमिसी को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको कुछ इसके बदले में दूंगा, किसके बदले में? कुछ काम करने या कुछ काम न करने का के बदले में, कुछ काम करने या कुछ काम न करने, कुछ काम को रोकने के लिए, कुछ काम को न होने देने के लिए अगर कुछ पैसा दिया जाता है तो भी वो क्या माना जाता है? कंसिडरेशन माना जाता है। और सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, और मज़ा आएगा। जरा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन का मतलब एक्टिविटी डन, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ न करना भी एक एक्टिविटी होता है। हल्ला मत करो नहीं तो मार खाओगी। कुछ ना करना भी क्या होता है? एक्टिविटी होता है। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने से हट जाना, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस और टू डू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और एब्सटेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। उस प्रॉमिस का वो कंसिडरेशन माना जाएगा। सर कुछ डिटेल में बताइए ना। दो तरह के कंसिडरेशन होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज मॉनिटरी कंसिडरेशन, द सेकंड वन इज नोन नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन दो तरीके के होते हैं, एक कंसिडरेशन कहलाएगा मॉनिटरी कंसिडरेशन और एक कहलाएगा नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। मॉनिटरी कंसिडरेशन तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, ये लो 5 लाख रुपए, ये काम मेरे लिए कर दो, दिस इज नोन एज मॉनिटरी कंसिडरेशन। मॉनिटरी कंसिडरेशन में कैश, चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, प्रॉमिसरी नोट, बैंक ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। बोलो, देखो, मॉनिटरी कंसिडरेशन मीन्स कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी मीन्स लीगल टेंडर, चेक, promissory note, bills of exchange, letter of credit, pay order, traveler's check, money or held for its numismatic value. And non-monetary consideration, जरा ढंग से देखना, numismatic value का मतलब थोड़ी देर बाद पूछना है या नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोग को खुद बता देंगे। नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। कुछ करना या करने से मना करना, कुछ होना, कुछ करने देना या कुछ करने से होने से रोकना, या एब्सेंट होना, ये सब क्या होता है? प्रॉमिस कंसिडरेशन होता है, प्रॉमिस के अगेंस्ट। रोहित एग्री टू ड्राई क्लीन शोभित क्लोथ, और उसके बदले शोभित एग्री टू क्लिक रोहित फोटोग्राफ। रोहित शोभित की फोटो लेगा, रोहित शोभित की फोटो लेगा तो शोभित रोहित के कपड़े धोएगा। क्या ये कंसिडरेशन है? हाँ, ये कंसिडरेशन है। तुम मेरी फोटो खींच का मतलब गाना याद आ गया, कौन सा था? सनी सनी वाला है ना। हाँ, तो तू मेरी फोटो खींच और हम तेरे कपड़े धोएंगे। क्यों? बोलो भाई, कपड़े धोएंगे, ऐसे गालियां भी देंगे उसमें, ठीक है ना? पक्का ना? बोलो, ये कंसिडरेशन है या नहीं? गाली नहीं, वो कपड़ा धोना है। सागर एग्री नॉट टू ओपन ड्राई क्लीन शॉप। सागर ने कहा मैं ड्राई क्लीन शॉप नहीं खोलूंगा नरेश के पड़ोस में, और नरेश ने कहा कि ठीक है, मैं भी अपनी फोटोग्राफी की शॉप नहीं खोलूंगा तुम्हारे पड़ोस में। दोनों लोगों ने एक दूसरे कुछ कंसिडरेशन दिया ना? हाँ, दिया। वो भी कुछ करने से मना कर रहा है, ये भी कुछ करने से मना कर रहा है, और वायदे को दोनों निभा रहे हैं, तो उस प्रॉमिस के अगेंस्ट कंसिडरेशन हुआ। बोलते क्यों नहीं? अच्छा। पुष्कर एग्री टू डिजाइन भारत हाउस। पुष्कर ने कहा मैं भरत का घर का डिजाइन बनाऊंगा, और भरत ने कहा मैं तेरी डिजाइन बनाऊंगा। भरत एग्रीज नॉट टू ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पुष्कर हाउस इन हिज नेबरहुड। पुष्कर ने कहा मैं तेरे घर का डिजाइन बनाऊंगा, बदले में पुष्कर ने कहा तू मेरे घर के बगल में अपना घर बनाएगा तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। यानी एक बंदा कुछ हाँ कर रहा है तो दूसरा बंदा किसी चीज को करने से नहीं रोकेगा, ये भी एक कंसीडरेशन ही है। क्लियर है? अच्छा,
आकाश एग्री टू कंस्ट्रक्ट 3 फ्लैट, देखो जमाई ले रहे हैं, जमाई बाबू। आकाश एग्री टू कंस्ट्रक्ट 3 फ्लैट्स फॉर भोला ऑन लैंड ओन्ड बाई भोला। भोला सही में है भोला। भोला की जमीन पर आकाश 3 फ्लोर बनाएगा और बदले में भोला आकाश को 1 फ्लैट दे देगा। क्या कंसिडरेशन नहीं है? है। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन टू अनदर, ये हम बता चुके हैं, बता चुके कि अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अगर अपने मेंबर्स को कुछ फैसिलिटीज देती है तो वो क्या हो जाएगी? डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे और सर्विस टैक्स लगेगा। पॉइंट नंबर 2 देखें, दिया हुआ है साफ साफ, एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अ बॉडी ऑफ पर्सन एज द केस में बी एंड अ मेंबर देयरऑफ शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, पेज नंबर 9 पे। हैंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ क्लब टू इट्स मेंबर शैल बी टैक्सेबल सर्विसेज, बता दिया। पॉइंट नंबर 1 जरा देखो, एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन द टैक्सेबल टेरिटरी टू अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आर टू बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, बता दिया ये भी। एक बात बताओ, अगर सर्विस मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हारी जो सर्विस रिसीव कर रहे हो पेमेंट कोई दूसरा करे तो क्या कंसीडरेशन है ये मेरे लिए? हाँ, चाहे तुम मुझे पेमेंट करो चाहे तुम्हारे बदले कोई थर्ड पार्टी मुझे पेमेंट करे, मुझे मेरा कंसीडरेशन मिल गया। तो कंसीडरेशन माइट बी पेड बाय द डायरेक्टली अदर पर्सन और माइट बी पेड बाय द थर्ड पार्टी, बोथ आर टू बी ट्रीटेड एज कंसीडरेशन। हाँ या ना? नीचे देखें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और उसको अंडरलाइन कर लें। अ कंपनी में पे फॉर सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। अगर मैंने किसी एक कंपनी को कोई सर्विसेज दी और उसका पेमेंट मेरी उसकी होल्डिंग कंपनी करेगी, कर सकती है, तो भी कंसिडरेशन है। अब जो आगे चीजें आ रही हैं केवल वो कॉमन सेंस को डेवलप करने के लिए हैं। कायदे कानून तो हम लोगों ने सीख लिए, अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? अपने कॉमन सेंस को इन्हांस करने जा रहे हैं सर्विस टैक्स के लिए। एक्टिविटी फॉर कंसीडरेशन, ढंग से सुनना। टू बी टैक्सेबल एन एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट बाय ए पर्सन फॉर अ कंसीडरेशन, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अगर कोई सर्विस टैक्सेबल होनी है तो जरूरी है कि सर्विस क्या हो? कंसीडरेशन के अगेंस्ट हो। इसका मतलब फ्री सर्विसेज टैक्सेबल नहीं होती। मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूं तो क्या टैक्सेबल है? नहीं है। फ्री सर्विसेज टैक्सेबल नहीं होती, फ्री सर्विसेज टैक्सेबल नहीं होती। एक्टिविटी कैरिड आउट विदाउट एन कंसीडरेशन लाइक डोनेशन, गिफ्ट और फ्री चैरिटीज आर देयरफॉर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सर्विसेज। अगर मुझे फोकट में कोई डोनेशन देकर चला जाए, रखिए सर जी आप रखिए 5 लाख रुपए रखिए, जहां खर्च करना हो खर्च करिएगा, क्या है ये? क्या सर्विस है? मैंने कोई सर्विस दी, बिना सर्विस दिए मुझे कंसीडरेशन मिला है और कंसीडरेशन फ्री में मिला है। पक्की बात है, कंसीडरेशन तो बेसिकली है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रांट गिवन फॉर रिसर्च वेयर द रिसर्चर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर। लेकिन अगर तुम कहो कि ये लो 5 लाख रुपए डोनेशन, ये काम करना, तो बेटा वो सर्विस के बदले है, मैं वो सर्विस दूंगा तो वो 5 लाख मुझे मिला। लेकिन अगर बिना किसी शर्त के मुझे कोई डोनेशन वगैरह मिलता है, फ्री गिफ्ट वगैरह मिलता है, तो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। चलो कंसेप्ट, अच्छा केवल ये कंडीशन रख देना, ढंग से सुनना। तुमने मुझे ग्रांट दिया, डोनेशन दिया और बदले में केवल एक शर्त रखी कि सर जी ये लीजिए आप डोनेशन, जहां यूज करने का मन करे करिएगा, हम आपसे कभी पूछने नहीं आएंगे। लेकिन अगर कभी पूछने आए तो जरूर पूछेंगे कि आपने खर्च कहाँ किया, खर्च कैसे किया, खर्च किसके लिए किया, ये जरूर पूछेंगे। तो क्या वो कंसीडरेशन किसी एक्ट के अगेंस्ट है? ना, वो मेरी मर्जी, मैं कहाँ खर्च करता हूँ। और सामने वाले ने केवल बुक्स ऑफ अकाउंट की डिमांड की है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंसीडरेशन के अगेंस्ट है, मतलब वो सर्विसेज के अगेंस्ट कंसीडरेशन है। केवल बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना या फंड का सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए प्रॉमिस ले लेना सर्विस नहीं माना जाता। पैसा तो सही यूज हो ना, उतना तो सामने वाला कंडीशन स्टिपुलेट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा।
बोलो, तुम मुझे अगर डोनेशन देते हो, कहते हो विमेंस एजुकेशन के लिए है, जहाँ खर्च करना हो करिए, हमें बस हिसाब दे दीजिएगा। मैंने हिसाब दे दिया तो क्या वो सर्विसेज हो गई? क्या तुमने मुझे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर है? चलो, द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड, डायरेक्ट एंड इमीडिएट लिंक बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन। एक बात बताओ, हम सड़क पर जा रहे हैं, क्या हम कोई सर्विस यूज कर रहे हैं? बोलो, क्या सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क यूज कर रहे, सर्विस हो गई। हाँ, गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी हैं, हमें ऊपर से लाइट दी है, नीचे से सड़क दी है, बगल से नाला दिया है, भगवान की दया है, नीचे तारे नहीं बिछी हैं और नीचे से बल्ब नहीं जल रहे और सड़क पे गड्ढे कम हैं। ठीक है ना? हाँ, तो सर्विसेज इनडायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये बहुत ही नेक्सस लिंक है। आपने टैक्सेस पे किए, हमने तो सरकार को टैक्स पे किया, देखो मेरे घर का बाहर का रोड खराब है। अरे डायरेक्ट लिंक नहीं निकाल सकते कि जो मैं टैक्स दे रहा हूँ ना, उससे मेरे घर के बाहर का रोड बनेगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? वो डायरेक्ट लिंक नहीं हो सकता, वो इमीडिएट लिंक नहीं हो सकता। फ्री सेमिनार, मैंने एक फ्री सेमिनार रखा, हाउ टू पास सीए एग्जामिनेशन। आओ, हाउ टू राइट योर एग्जामिनेशन, आओ सीखो। कोई भी बच्चा आया, सीख कर चला गया। क्या ये कोई कंसिडरेशन है? नहीं, फ्री सेमिनार था। फ्री सेमिनार टू एजुकेट अबाउट प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्टली प्रमोटिंग अ म्यूचुअल फंड, इन दिस केस ऑल्सो डायरेक्ट लिंक इज मिसिंग। अब हो सकता है उसमें से कुछ लोग आ जाएं, हमने तो सेमिनार किया था किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 100 लोग आए, बाद में जाते जाते 10 लोगों ने कहा मेरा लीजिए पैसा, मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। हो सकता है। तो क्या ये कोई डायरेक्ट लिंक था उससे? ना, वो सेमिनार तो फ्री में ही था, उससे बिजनेस क्रिएट हुआ, दैट इज अनदर मैटर, वी कैन नॉट लिंक इट डायरेक्टली विद दैट सेमिनार। पक्की बात है। सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लाइंट अगेंस्ट मेंबरशिप, छोड़ दो, पेज नंबर 10 पर आ जाएं। इमीडिएट कनेक्शन, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, देखते हो ना, अवार्ड्स बांटे जाते हैं, आपको नोबेल प्राइज दिया जाता है, आप दिलीप कुमार हैं, आपको मतलब दिलीप कुमार वो वाला, आपको हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। काफ़ी पिक्चरें बनाई, अब मत बनाओ है कि नहीं? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, तो क्या ये लिंक है? क्या सर्विस है? क्या उसके अगेंस्ट दिया गया है? ना। देखो, इन केस एन अवार्ड इज रिसीव्ड इन कंसिडरेशन फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन, देयर इज नो इमीडिएट कनेक्शन एंड हेंस इट इज नॉट टैक्सेबल। अच्छा, एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन नॉट टैक्सेबल, मैंने बताया था, एनी सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर अ कंसिडरेशन। तो एक्टिविटी एंड कंसिडरेशन दोनों एक दूसरे के साथ होना चाहिए। एक्टिविटी है, कंसिडरेशन नहीं है, सर्विस टैक्स। कंसिडरेशन है, एक्टिविटी गायब है, तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। दोनों लिखा हुआ है नीचे, ऊपर लिखा है एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन नॉट टैक्सेबल, कंसिडरेशन विदाउट एक्टिविटी नॉट टैक्सेबल। सर कुछ बता दीजिए ना। अमाउंट पेड एज एलिमनी फॉर डाइवोर्स, डाइवोर्स जब हुआ तो उसके अगेंस्ट हमने कुछ एलिमनी अमाउंट पे किया, वो हमारा क्या नहीं माना जाएगा? एक्टिविटी नहीं माना जाएगा या कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा? कंसिडरेशन तो है लेकिन एक्टिविटी नहीं है, हाँ या ना? प्योर गिफ्ट, कंसिडरेशन तो है, एक्टिविटी नहीं है, गिफ्ट गिफ्ट की तरह मिल गया, फ्री में मिल गया, हाँ या ना? टिप्स, वेटर आया, वेटर को मैंने 10 रुपए टिप्स दे दिया, नहीं चाहता तो नहीं देता, मैं नहीं चाहता तो नहीं देता, वो विदाउट एक्टिविटी उसको कंसिडरेशन मिल गया, वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं है। पर्सनल ऑब्लिगेशन, मैंने अपने बच्चे को पॉकेट मनी दी, कंसिडरेशन तो मिला लेकिन कोई एक्टिविटी किए बिना, क्या है ये? एक्टिविटी, कंसिडरेशन विदाउट एक्टिविटी नॉट टैक्सेबल। और एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, मैं
ऑफिस खोलकर बैठा हूँ, टूरिस्ट आते हैं, हमसे कहते हैं भाई साहब ये सड़क कहाँ जाएगी, अरे जहाँ जाती है जहाँ चली जाएगी, तुम चलते चले जाओ। मैंने उसको हेल्प की, क्या की, हेल्प की कि जहाँ जाती है वहाँ चले जाओ, पहुँच जाओगे। तो ये इन्फॉर्मर हूँ मैं, गाइड का काम कर रहा हूँ। किसका काम कर रहा हूँ? गाइड का काम कर रहा हूँ। एक्सेस टू फ्री टीवी चैनल्स। दूसरा, एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग ऑन अ स्ट्रीट। अच्छा, एक आदमी है ऐसे गिटार बजा रहा है, तुम लोग देखते होगे हॉलीवुड की फिल्मों में ज़्यादातर गिटार बजा रहा है। अब तुम लोग होते वहाँ पे तो कहते बड़ा गरीब है, ये लो 5 रुपए फेंक देती। तो वो गरीब नहीं, वो अपना इंटरटेनमेंट सड़क के बीच में कर रहा है नहीं, लेकिन उसको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा। लेकिन तुमने अगर 5 रुपए का सिक्का उछाल दिया तो वो गिटार उछाल देगा। देखो लिखा है, एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग ऑन ए स्ट्रीट वेयर पासर बाई ड्रॉप सम कॉइन्स इन हिज बाउल। एक भिखारी है, गाना गा रहा है, उसके कटोरे में हमने कुछ पैसा डाल दिया। तो वो एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे कोई जाए बगल से गाना सुन लिया ना, दे 5 रुपए, ऐसा नहीं है। जिसकी मर्जी वो देगा, नहीं मर्जी नहीं देगा। तो उसके ऊपर तुम सर्विस टैक्स लगाओगे। शाम को सर्विस टैक्स वाला खड़ा रहेगा, ए भिखारी इधर आ, कितना कमाया दिन भर में। लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज फॉर सिटीजन। सिटीजन के लिए अगर गवर्नमेंट कोई एक्टिविटी करती है तो उसको भी हम इस दायरे में नहीं रखेंगे। ठीक, नीचे वाला मैंने थर्ड पार्टी वाला बता दिया है। वेदर फॉलोइंग पेमेंट कंस्टिट्यूट अ कंसिडरेशन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज और नॉट। अब ये तुम लोगों का कॉमन सेंस और बढ़ाएगा, देखा जाए, बोलो। इम्पोजिशन ऑफ अ फाइन। अगर हमने, सुनो, मैंने आपके ऊपर कोई फाइन या पेनाल्टी लगाई कि ये काम तूने क्यों किया, गलत किया बेटा, फाइन दो। पुलिस ने फाइन लगा दी, बताओ सर्विस टैक्स के दायरे में आएगा कि नहीं? सेल्स टैक्स ऑफिस वालों ने फाइन लगा दी, बताओ ये सर्विस टैक्स के दायरे में आएगा या नहीं? हाँ, पढ़ लो, नज़र घुमा रही है नीचे, पढ़ लो, ये नहीं आएगा। पता चले कि आप उसको भी एक्टिविटी मान लो। वो फाइन तो इसलिए कहा गया था कि ये एक्टिविटीज मत करना, और तुमने वो एक्टिविटी कर दी, फाइन लगा दिया गया और कहा गया सर्विस टैक्स दे दो। तो इसका मतलब हम सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं जुर्म करने के। तो हर बार जुर्म करेंगे, वो जुर्म को प्रमोट करेगा, क्या करेगा? हाँ, तो अगर केवल सर्विस टैक्स देने से जुर्म को लीगल नहीं किया जा सकता। In order to be service, an activity has to be carried out for a consideration. Therefore, fines and penalty, which are legal consequences of an action, are not in the nature of consideration for an activity. Amount received in settlement of dispute. लड़ाई हो गई, ये तेरा घर, मैंने कहा ये मेरा घर, उसने कहा ये मेरा घर। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, लास्ट में फाइनल हुआ ये इसी का घर। बताओ क्या इसको कंसिडरेशन मिल गया? ये तो घर इसी का था। ऐसे तो कोई भी आएगा कहेगा ये मेरा घर, ये मेरा घर, लड़ाई होगी उसी का घर, तो कहेगा लाओ सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट लगेगा। अरे भाई वो तो मेरा ही घर था, मेरे घर को मेरे को मिलने से कौन सा सर्विस टैक्स लगेगा? बात समझना। तो अमाउंट रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, बोलो। लेकिन अगर डिस्प्यूट इस नेचर का है, मैंने तुमको पढ़ाया और तुमने फीस नहीं दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया और इसने बाद में हमें सर्विस वो पेमेंट दिया, बताओ सर्विस टैक्स लगेगा? अब तो लगेगा। लेकिन जहाँ पर डिस्प्यूट में सर्विस का पार्ट है, उस डिस्प्यूट के सेटलमेंट में अगर कोई कंसिडरेशन फाइनल होता है तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन केवल डिस्प्यूट होना ही सर्विस टैक्स को नहीं मानता। वुड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डिस्प्यूट। ये डिपेंड करता है कि नेचर क्या है डिस्प्यूट का। Such amount are not consideration unless it represent a portion of the consideration for an activity that has been carried out. ठीक है। Amount received as advances for performance of service, बिल्कुल सही है। आपने अभी हमसे पढ़ा नहीं, हमने एडवांस फीस दे दी, पढ़ेंगे, एडवांस फीस मिल गई, क्या सर्विस टैक्स लगेगा? लग जाएगा। सोचना क्या है, वो कंसिडरेशन ही तो है। Such advances are consideration, पेज नंबर 11। Deposit returns on cancellation of an agreement to provide as service. Return deposit are in the nature of a returned consideration. Deposit returned on cancellation, मैं फिर से पढ़ता हूँ, deposit returned on cancellation of an agreement to provide a service. Deposit returned, जो डिपॉजिट आपने मेरे पास कर रखा था वो मैंने रिटर्न कर दिया on cancellation of an agreement to provide a service. हमने वो रिटर्न वापस कर दिया
क्योंकि अब मुझे वो सर्विसेज नहीं देनी। बताओ क्या उस पर टैक्स लग जाएगा? नहीं। रिटर्न डिपॉजिट आर इन द नेचर ऑफ अ रिटर्न कंसिडरेशन इफ टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड। अगर मैंने उस पर ऑलरेडी टैक्स दे दिया, तुमने मुझे डिपॉजिट दिया, मैंने सरकार को टैक्स दे दिया, आज कैंसिल हो रहा है एग्रीमेंट, तुम पैसा वापस दे ले रहे हो, तो हम वहां से भी पैसा वापस ले लेंगे, ये हो सकता है। लेकिन अगर मैंने टैक्स नहीं दिया है तो इस रिटर्न पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो मैंने डिपॉजिट लिया था उसको तुमने वापस ले लिया। बोलो, लेकिन जो पैसा तुमने दिया उस पर मैंने टैक्स दे दिया, पैसा वापस जा रहा है, तो इधर से भी पैसा वापस आएगा। एडवांसेस फॉरफिटेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अ सर्विस। पढ़ो इसको और हमें बताओ। लिखा है एडवांस फॉरफिटेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड अ सर्विस। बताओ, सिंस सर्विस बिकम टैक्सेबल ऑन एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड, अंडरलाइन कर लेना इस फर्स्ट लाइन को, क्योंकि आने वाले समय में नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवल इसी लाइन पर बात करेंगे। सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड। सिंस सर्विस बिकम टैक्सेबल ऑन एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड, जैसे ही हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है सर्विस टैक्सेबल हो जाती है। सच फॉर फीचर डिपॉजिट वुड रिप्रेजेंट कंसिडरेशन फॉर द एग्रीमेंट दैट वाज एंटर्ड इनटू द प्रोविजन ऑफ सर्विस। अब मैंने इसका ये डिपॉजिट क्या कर लिया? छीन लिया। एक तरह से हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट तो हो गया था कि ये मुझे पैसा दे रहा है, मैं इसको सर्विस दूंगा, बाद में ये पैसा नहीं दिया, मैंने इसका पैसा छीन लिया, तो एक तरह से मुझे कंसीडरेशन ही तो मिला है, क्योंकि सर्विस तो उसी समय टैक्सेबल हो गई थी जब हम दोनों के बीच में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट। और ये चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट के समय ही सर्विस टैक्स इंपोज हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के समय ही सर्विस टैक्स इंपोज हो जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट इज रिटर्नेबल ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। रिटर्नेबल सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी लिया था ना, कंसिडरेशन थोड़ी लिया था, सिक्योरिटी की तरह रखा था, वापस कर रहा हूं, उस पर कौन सा सर्विस टैक्स? देखें क्या लिखा है, रिटर्नेबल डिपॉजिट्स इन द नेचर ऑफ security hence not represent consideration for services। सिक्योरिटी रखी है, सर्विसेज के अगेंस्ट कंसिडरेशन थोड़ी रखा है। तुमने मुझे कुछ सर्विसेज देने के लिए बोला, मैंने कहा कुछ डिपॉजिट रखो तभी हम सर्विसेज देंगे, मैंने तुम्हें सर्विस देते गए, वहां से कंसिडरेशन मिलता गया, और दोबारा डिपॉजिट कहीं रखा हुआ है मैंने, जैसे ही काम खत्म होगा वो डिपॉजिट तुम लेकर चले जाओगे, तो वो जो डिपॉजिट रखा हुआ दैट इज नॉट अगेंस्ट द सर्विसेज। अगर वो उन सर्विसेज के अगेंस्ट नहीं है तो कंसीडरेशन नहीं, और कंसीडरेशन नहीं है तो वो टैक्सेबल होगा ही नहीं। बोल, सिक्योरिटी डिपॉजिट छोड़ दो। एक्सेस पेमेंट मेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ मिस्टेक। ओके, एक्सेस पेमेंट, तुमको मुझे देना था 10,000, तुमने दे दिया 12,000। अब मैंने 12,000 पर टैक्स दे दिया, तुमने वापस मांगा 2,000, तो मैं 2,000 का टैक्स वापस ले लूंगा, बात खत्म। नहीं समझे? जो चीज़ कंसीडरेशन है नहीं उस पर टैक्स कैसा, तो मैं गवर्नमेंट से उसको रिफंड। लेकिन अगर मैंने उस पर टैक्स नहीं दिया है, 2,000 वापस कर दूंगा, टैक्स लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल, क्योंकि वो कंसीडरेशन का हिस्सा नहीं है। इफ रिटर्न इट इज नॉट अ कंसीडरेशन, इफ नॉट रिटर्न एंड रिटर्न बाय द सर्विस प्रोवाइडेड बिकम्स अ पार्ट ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू। और बाद में मैंने कहा, मान लो तुमने 12,000 दे दिया, मैंने कहा नहीं, अब वापस नहीं मिलेगा, जाओ जाओ जाओ, इसका मतलब उस सर्विस के अगेंस्ट मैंने 12,000 रुपये का कंसीडरेशन लिया और पूरे 12,000 पर सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं कि सर्विस टैक्स तो केवल 10,000 पर लगेगा, जितना कंसीडरेशन मिला है, भले ही मैं बाद में तुमको 2,000 रुपये ना दूं, पूरे 12,000 पर टैक्स लगेगा। फिर चलो, सर्विसेज प्रोवाइडेड, नेक्स्ट आना, वेदर द फॉलोइंग बी रिगार्डेड एज सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तुमको अब ये बताना है क्या नौकरी का हिसाब किताब है क्या? अगर नौकरी का हिसाब किताब होगा तो सर्विस टैक्स नहीं आएगा, अगर नौकरी का हिसाब किताब नहीं होगा तो सर्विस टैक्स आ जाएगा। तो हमको केवल यहाँ पर ये देखना है क्या दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है क्या? अगर हाँ तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। मैटर क्लियर है? मैटर क्लियर है? बोलते क्यों नहीं भाई तुम लोग? अच्छा, सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बाय अ पर्सन टू अनदर। तुम मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पढ़ने, सर ये लीजिए 5,000, एक महीने में कोर्स खत्म कर दीजिएगा, बात खत्म। बोलो ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। क्या ये सर्विस हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन यहाँ क्या लिखा है ढंग से देखना, यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है नो से। नो सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस।
प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, अंडरलाइन कर लेना, यहां कॉन्ट्रैक्ट का मतलब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है। रिजल्ट नो इसलिए लिखा है क्योंकि सर्विस के दायरे में आ जाएगा, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। बोलो ना, हमें यहाँ क्या डिसाइड करना है? मैंने ऊपर क्वेश्चन क्या दिया है, क्या एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से है? तुम लोग कहोगे नहीं सर ये एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नहीं है, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर है। काम करना या ना करना आपकी मर्जी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में मर्जी नहीं चलती, वहाँ काम थोपा जाता है। यहाँ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल में काम करने या ना करने की आज़ादी होती है। तो अगर सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो क्या मैं किसी के ऊपर काम थोप सकता हूँ? नहीं। तो यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि ये सर्विस टैक्स के दायरे में आ सकता है। क्लियर हुआ? बोलो ना। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए कैजुअल वर्कर टू एम्प्लॉयर, कैजुअल वर्कर जो कभी कभार हम वर्क कर्मचारी रखते हैं, तो क्या वो एम्प्लॉय होते हैं? हाँ वो एम्प्लॉय होते हैं, जरूरी नहीं एम्प्लॉय फुल टाइम हो, पार्ट टाइम भी हो सकता है और कैजुअल भी हो सकता है कभी कभार के लिए। तो यानी कि यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और यहाँ सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आगे चल सकते हैं? नहीं समझ में आई बात? नहीं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में सर्विस टैक्स कैसा भाई? पहले ही मैंने बताया है, ऐसे मुंह उठा कर देख, समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है? नहीं लगेगा। हाँ क्यों? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अगर मैं किसी को सैलरी दूँ तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा, पहले ही बता दिया। नहीं, एमपी एमएलए वगैरह वगैरह उनको भी छोड़ दिया गया है। इन केस द कैजुअल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर लाइक अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर और सिक्योरिटी एजेंसी सर्विसेज हु डिप्लॉयज देम फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मुझे एक 10 माले की बिल्डिंग बनानी है और मैंने 100 लेबरों को रख लिया, तो क्या वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मुझे उनसे काम लेना है, लेकिन मैं उनके ऊपर काम थोपूंगा बिना इस काम को किए, बेटा हिलना मत, ये 10 माले की बिल्डिंग बना करके ही कहीं जाना, उसके पहले तुम कहीं हिल नहीं सकते। यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है और यहाँ पर सर्विस टैक्स नहीं आने वाला। Whether the following transaction come under transaction only in money, अब तुम लोग को ये बताना है क्या ये ट्रांजेक्शन इन मनी है या नहीं। चिट फंड, अ बिजनेस चिट फंड, चिट फंड जानते हो? In business chit fund, since certain commission received from member is retained by the promoter as consideration for providing services in relation to the chit fund, it is not a transaction only in money. The consideration received for such services therefore chargeable to tax. यानी चिट फंड में जहाँ पर कमीशन बेसिस पर काम होता है, जहाँ पर कमीशन बेसिस पर काम होता है, सर्विसेज देने और लेने का काम होता है, तो वहाँ सर्विस टैक्स का दायरा आएगा। तो भले ही चिट फंड में हम अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रहे हैं और उनसे कमीशन चार्ज कर रहे हैं, तो कमीशन इज़ अ कंसीडरेशन काम करने के अगेंस्ट, एक्टिविटी करने के अगेंस्ट। क्लियर है? तो चिट फंड की सर्विसेज हमारी सर्विस टैक्स के दायरे में आएंगी। मेकिंग ऑफ अ ड्राफ्ट और अ पे ऑर्डर बाय अ बैंक इज अ ट्रांजेक्शन। हम बैंक के पास गए, मैंने कहा ये ले 5,000 रुपये मुझे डिमांड ड्राफ्ट बना दो, उसने कहा 50 रुपये कमीशन दे। उसने क्या कहा? 50 रुपये कमीशन दे तो हम तुम्हें 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना दें। मैंने तब उसको कितना दिया होगा? 5,000 या 5,050? 5,050। तो 5,000 के बदले जो 5,000 का डीडी मिला वो ट्रांजैक्शन इन मनी है, वो सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। सर्विस मुझे कितने रुपए की मिली? केवल और केवल 50 रुपये की, उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। बोलते क्यों नहीं? ट्रांजैक्शन इन मनी, कैश के बदले कैश, क्या ये सर्विस टैक्स के दायरे में आएगा? ना। लेकिन जो उसने सर्विस चार्ज किया 50 रुपये फॉर मेकिंग अ ड्राफ्ट इज चार्जेबल टू टैक्स। The money received for the face value of such instrument would not be a consideration or for a service, since to the extent of face value of the instrument it is only a transaction in money. लेकिन कमीशन चार्ज देखो लिखा है, however for a draft or a pay order made by bank the service provided would be only to the extent of commission charge for the bank draft, यानी उस लिमिट तक ही केवल सर्विस टैक्स लगेगा जिस लिमिट तक कमीशन चार्ज किया गया है। बोलो ना। एन इन्वेस्टमेंट,
और लास्ट डेट कलेक्शन सर्विसेज। अगर कोई डेट कलेक्शन सर्विसेज देता है, हमने किसी को माल बेचा, वो वहाँ से पैसा उठा करके हमको देने का काम करता है, कलेक्शन एजेंसी का काम करता है, पैसा निकालने का काम करता है, तो वो भी सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इन मनी है। लेकिन उसको जो कमीशन मिलेगा वो सर्विस टैक्स के दायरे में आएगा। पक्की बात है ना? मनी का मतलब मैंने बता दिया। एक्शनेबल क्लेम, नीचे देखें क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अदर देन सिक्योर्ड डेट। अदर देन सिक्योर्ड डेट लिखा होगा, उसको केवल आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे बस। अदर देन सिक्योर्ड डेट्स का मतलब अनसिक्योर्ड डेट्स, नीचे इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड डेट्स। अच्छा ये बताओ, एक्शनेबल क्लेम क्या हमारा सर्विस टैक्स के दायरे में आएगा? क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में ही मना कर दिया, डज नॉट इंक्लूड। डज नॉट इंक्लूड में मैंने क्या क्या हटाया था? ट्रांजैक्शन इन मनी और एक्शनेबल क्लेम और सेल और डीम्ड सेल और एम्प्लॉय की सर्विसेज एम्प्लॉयर को और फी टेकन बाय कोर्ट, हाँ या ना, यहाँ ट्रिब्यूनल, उसको हम सर्विस टैक्स के दायरे में नहीं लाते। तो ये हमारा अनसिक्योर्ड डेट जो होता है वो एक्शनेबल क्लेम होता है और ये किस में नहीं आएगा? सर्विस टैक्स के दायरे में। राइट टू पार्टिसिपेट इन द ड्रॉ टू बी हेल्ड इन अ लॉटरी। अब जो मैं सेक्शन बताने जा रहा हूँ, सारे की सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड हैं। अब यहाँ तक ये चीज़ें बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट था ताकि तुम लोग को पता चले कि पढ़ना क्या है, सर्विस टैक्स में करना क्या है। सर्विस की डेफिनीशन समझी हम लोगों ने, आज केवल इतना ही काम किया कि केवल सर्विस की डेफिनीशन समझी, इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं। अब हम लोग चार्जिंग सेक्शन देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? और इस सेक्शन को यहाँ पे बिल्कुल सेट कर लेना। एक तो सर्विस की डेफिनीशन, तुम लोग के एग्ज़ाम में आने की 100% चांस है सर्विस की डेफिनीशन। दूसरा, इस चार्जिंग सेक्शन के आने की पूरी उम्मीद है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारा ये चार्जिंग सेक्शन। एक बार अगर बेस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग केवल कहानी की तरह, स्टोरी की तरह पढ़ते जाएंगे, चीज़ें अपने आप क्या होती जाएंगी। ऐसा नहीं है, सर्विस टैक्स में थोड़ा टेंशन ज़्यादा है सर्विस टैक्स में टेंशन ज़्यादा है, लेकिन हाँ थोड़ी मेहनत करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। चार्जिंग सेक्शन 66 ढंग से सुनना। There shall be levied service tax as at the rate of 12%. Okay. There shall be levied service tax as at the rate of 12% on the value of all services. Okay. Other than those services specified. यानी उन सर्विसेज पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा जिनको हटाया गया है। इन द निगेटिव लिस्ट, यानी मैंने तुम लोग को पिछली क्लास में ही बता दिया था कि जब कंप्रहेंसिव बेसिस पर सर्विस टैक्स लगता है तो कौन सी लिस्ट आ जाती है, और निगेटिव लिस्ट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। देयर शुड बी लेविड अ टैक्स एज एट द रेट ऑफ 12% ऑन द वैल्यू ऑफ ऑल सर्विसेज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द निगेटिव लिस्ट। फिर से पढ़ते हैं हम, फिर से मैं पढ़ूंगा। देयर शैल बी लेविड टैक्स एज एट द रेट ऑफ 12% ऑन वैल्यू ऑफ ऑल सर्विसेज provided or agreed to be provided. Provided जो सर्विसेज हम दे रहे हैं या देने के लिए आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, इट मीन्स एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट सर्विस टैक्स वुड बी imposed in the taxable territory by one person to another and collected in such manner as may be prescribed. अब हम इसको पढ़ते हैं, जरा ढंग से सोचना। There shall be levied a tax as at the rate of 12% on the value of all services provided or agreed to be provided by one person to another in the taxable territory and collected in the manner as may be prescribed. और जहाँ पर वर्ड आ जाता है as may be prescribed, इसका मतलब उसके लिए रूल्स बने हुए हैं। मैंने 50 बार बोला है।
द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इज 12% प्लस एजुकेशन सेस 2% प्लस हायर एजुकेशन सेस 1%। सर्विस टैक्स देखो इधर, सर्विस मैंने दी है कितने रुपए की, 100 रुपए की, तो इस पर सर्विस टैक्स कितना लगेगा, 12% के हिसाब से, यानी कितना। उसके बाद एजुकेशन सेस लगेगा 1%, यानी 1.12, और प्लस सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लगेगा। एजुकेशन सेस कितना है, हमने 1 लिख दिया है, और ये कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये बताओ कितना आ गया, यानी 100 पर इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना आ गया, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। क्या बोलते हैं, नीचे लिखा भी है इफेक्टिव रेट ऑफ सर्विस टैक्स बिकम्स 12.36%। देयर शैल बी लेविड टैक्स ऑन ऑल सर्विसेज, tax on the value of all services provided or agreed to be provided in the taxable territory by one person to another and collected in the manner as may be prescribed। That's it। ये है हम लोगों का क्या, चार्जिंग सेक्शन। बोलो, अच्छा, प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, जरा इसको आज हल्का फुल्का देखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में तो पूरी एक क्लास इन्हीं सब चीज़ों पर ही जानी है। कई केसेस देखेंगे हम, केस लॉज नहीं, केसेस देखेंगे जहां पर एग्रीड और टू बी प्रोवाइडेड, एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड दोनों में फर्क करना होगा। सर्विसेज विच हैव ओनली बीन एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बट आर येट टू बी प्रोवाइडेड आर ऑल्सो टैक्सेबल। एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड, मैं हाँ करता हूं कि मैं तुम्हें सर्विसेज दूंगा, but still those services are yet to be provided are chargeable to service tax। हाँ हो चुकी है, सर्विस टैक्स इम्पोज हो जाएगा। हाँ हो चुकी है, सर्विसेज दी नहीं हैं, सर्विस टैक्स इम्पोज हो जाएगा। रिसीट ऑफ एडवांस, इसका मतलब बेटा अगर मैंने तुमसे कोई एडवांस ले लिया तो एडवांस बेसिस पर टैक्स लग जाएगा। भले ही सर्विसेज में तुम्हें 1 साल बाद दूंगा, लेकिन तुमने पैसा अगर आज मुझे एडवांस दिया है तो एडवांस पर टैक्स लग जाएगा। रिसीट ऑफ एडवांस फॉर सर्विसेज एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बिकम्स टैक्सेबल। Advances that are retained by the service provider in the event of cancellation of contract is also a part of service। Clear? However, it is important to note that liability to pay the service tax on taxable services arises the moment it is agreed to be provided without actual provision of service। ये बाद में हम लोग देखेंगे, अभी इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। नीचे मैंने तुम लोग को पॉइंट्स टू बी नोटेड, जब भी हम ये ऐसे, अब मान लो मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए की सर्विसेज दी, तो मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर जो इनवॉइस जारी करूंगा कितने के रेट से करूंगा, 12 या 12.36। बस यही गलती कर रहे हो। 12 को अलग लिखना पड़ेगा, 2% को अलग लिखना पड़ेगा, 1% को अलग लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसको मर्ज कर दिया तो इसका मतलब आप इनवॉइस को गलत ढंग से रेज कर रहे हो। और लिखा भी हुआ है सर्विस टैक्स एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस शुड बी शोन सेपरेटली इन द इनवॉइस। आपको ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग अपनी इनवॉइस में लिखना पड़ेंगे। दीज सेजेस पेड और इनपुट सर्विसेज आर अवेलेबल एज क्रेडिट। सर हमें नहीं मालूम, क्रेडिट के बारे में तो अभी हम लोगों ने बात भी नहीं की है, वो कभी आएगा जब सर्विस टैक्स पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग सैनवेट क्रेडिट पढ़ेंगे। क्लियर है, छोड़ देते हैं। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, SSP क्या होता है? SSP पुलिस ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं, SSP स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। अगर किसी SSE की साल भर की वैल्यू ऑफ सर्विसेज 10 लाख तक हैं, अंडरलाइन कर लो, डज नॉट एक्सीड को अंडरलाइन कर लेना, 10 लाख तक हैं तो उसके ऊपर कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी SSE की टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज कहां तक हैं?
10 लाख तक हैं तो उसके ऊपर 1 रुपए का सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ये याद रखना। उसी को हम कहते हैं स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर। उसको सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। Central government has exempted the taxable services of aggregate value not exceeding 10 lakhs in any financial year from the whole of the service tax leviable thereon under 66B of the Finance Act in case the aggregate value of taxable services rendered by the service provider from one or more premises does not exceed rupees 10 lakhs in the preceding financial year. However, such exemption is not available to the taxable services provided by a person under a brand name or a trade name, अच्छा, whether registered or not, अच्छा, of another person and to such value of taxable services is chargeable to tax। किस बेसिस पर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर। छोड़ देते हैं, सुनो। अगर मैं कोई ब्रांड नेम का काम कर रहा हूँ, मैं कोई किसी का ट्रेडमार्क कैरी करके आया और मैंने फ्रेंचाइजी वगैरह, और मैंने उसका काम करना स्टार्ट कर दिया, सर्विसेज देनी स्टार्ट कर दी, सैटेलाइट क्लासेस जिस तरह से तुम लोग देखते हो, सेम वही चीज़, तुरंत टैक्स लग जाएगा। वहाँ पर 1 रुपए की सर्विस हो या 100 रुपए की सर्विस हो, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 10 लाख की सर्विसेज तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। मैं फिर से इस चीज़ को पढ़ता हूँ क्योंकि एक नई चीज़ फिर से सीखने को मिलेगी तुमको लास्ट में। क्या? However, such exemption is not available to the taxable services provided by a person under a brand name or trade name, whether registered or not, of another person and to such value of taxable services in respect of which service tax is payable on reverse charge mechanism by a person. Reverse charge mechanism by a person. ये सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज का मतलब होता है ये सर्विस रिसीवर और ये सर्विस, इसने इसको सर्विस दी तो इसको हम कहते हैं सर्विस टैक्स मैकेनिज्म, सर्विस टैक्स चार्ज मैकेनिज्म। हम इससे सर्विस टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट के खाते में जमा करेंगे। ये होता है सर्विस टैक्स चार्ज मैकेनिज्म। सर्विस प्रोवाइडर इससे सर्विस टैक्स लेगा, फिर गवर्नमेंट को देगा। लेकिन जब हम सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं, सर समझ में नहीं आया, एक काम करते हैं, सर्विस टैक्स रिवर्स मैकेनिज्म को छोड़ दें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म छोड़ दें। अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं, क्यों टेंशन पालते हैं, छोड़ दो। इस चीज़ को हम बिल्कुल बताएंगे और आराम से बताएंगे, टेंशन ना लेना। अभी हम लोग पहले नॉर्मल चीज़ों पर आ जाएं, क्योंकि आने वाले समय में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कई जगहों पर यूज़ होगा और समझाना पड़ेगा ही कि सर्विस चार्ज रिवर्स मैकेनिज्म, रिवर्स सर्विस चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। छोड़ दें। अभी हम लोगों ने जो देखा सेक्शन 66 में चार्जिंग सेक्शन, क्या देखा था बताओ? देयर शैल बी लेविड सर्विस टैक्स एज एट द रेट ऑफ 12% ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड इन द taxable territory by one person to another for consideration and shall be collected in the manner as may be prescribed. That's it. बोलो ना, यही तो सीखा। Agreed to be provided का मतलब समझ में आ गया। थैंक यू बच्चों। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर में कितना बताया मैंने? 5 लाख 6 लाख, अच्छा 10 लाख बताया, ठीक।